सीन शिफ्ट होता है कीफेन सिटी के टेलीपोर्टेशन अरे पर, जहाँ एक के बाद एक कैंडिडेट्स टेलीपोर्ट होते हुए नजर आ रहे होते हैं। इसी बीच जुकिंग भी वहाँ अपेयर होता है। आसपास नजर डालते हुए वो धीरे से ही खुद से कहता है कीफेंग सिटी के अंदर तो एलियन टैलेंट्स लगभग ना के बराबर है। थोड़ी देर बाद उसकी नजर रजिस्ट्रेशन टेबल पर पड़ती है और वो सीधा वहाँ चला जाता है, जहाँ रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर अपना ट्रैवल पास दिखाने के लिए कहती है। इस पर जुकिंग बिना देरी किए अपने पास से जूनियर का टोकन उसके सामने रख देता है। टोकन देखते ही रिसेप्शनिस्ट थोड़ी हैरान हो जाती है और पूछती है, क्या तुम हमारे सेक्ट के नए जॉइनिंग डिसाइपल हो? फिर वो आगे कहती है, तुम्हें एक जेट स्लिप दिया जाएगा और याद रखना नए डिसाइपल के लिए यहाँ 3 दिन तक रहना फ्री है। उसके बाद हर दिन तुम्हें 30 कंटिन्यूएशन पॉइंट देनी होगी। उम्मीद है कि तुम की जुइतोंग में अपना समय अच्छे से बिताओगे। जुकिंग जेट स्लिप लेकर वहाँ से निकल जाता है। सीन चेंज होता है और हम कीफेंग सिटी के एक खूबसूरत नजारा को देख पाते हैं। हर तरफ ऊंची इमारतें, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रीट और एक एडवांस एनवायरनमेंट होता है। अब जुकिंग मार्केट एरिया में घूमते हुए नजर आता है। हर तरफ भीड़ थी, अलग अलग चीजें और डेकोरेशन उसका ध्यान खींच रही होती है। वो सब कुछ बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था, तभी वहाँ पे एंट्री होती है एक पर्सन की। उसे देखते ही वहाँ मौजूद 2 डिसाइपल तुरंत झुककर उसे रेस्पेक्ट शो करते हैं। ये सब देखकर जुकिंग सोचता है, यहाँ सब कुछ कितना वेल ऑर्डर्ड है। ये जगह टाइगो सिटी और स्कैवेंजर कैंप से बिल्कुल अलग है, जैसे 2 अलग अलग वर्ल्ड हो। अब सीन शिफ्ट होता है कीफेंग सिटी के असेसमेंट स्क्वायर पर, जहाँ सभी नए कैंडिडेट्स इकट्ठा हुए थे और जुकिंग भी उनमें से शामिल होता है। तभी पर्पल रोब पहने एक डिकॉन अनाउंस करते हैं, असेसमेंट एग्जाम ऑफिशियली शुरू होता है। सभी नए डिसाइपल का स्वागत है जो सब ट्रायल देने आए हैं। ये सुनकर जुकिंग अपने मन में कहता है, मुझे सबसे पहले एग्जाम पास करना होगा, उसके बाद ही मैं अपनी कल्टिवेशन प्रॉपर्ली स्टार्ट कर पाऊंगा। इतना सोचकर वो अपनी किलिंग लिस्ट निकालता है और उसे देखने लगता है। जैसे ही उसकी नजर एक नाम पर पड़ती है, वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए ट्रायल एरिया की तरफ बढ़ जाता है। वहाँ का एग्जामिनर अनाउंस करता है कि जाओ किनपेंग ने 42 पॉइंट के साथ एग्जाम पास कर लिया है। नेक्स्ट जूज याहुई आगे आती है और ट्रायल स्पीड स्टोन पर अपना हाथ रखती है और तुरंत उसका रिजल्ट डिस्प्ले होता है 64 पॉइंट। ये देखकर एग्जामिनर उसे पास डिक्लेयर कर देता है और अगला नाम आता है ली जेमेई की, जो 34 पॉइंट के साथ पास हो जाती है। ये सब देखकर जुकिंग अपने मन में सोचता है, ये लोग हमारे बॉडी के म्यूटेशन पॉइंट की रेट मेजर कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर तो अब एलियन ट्रेंड्स बचे ही नहीं है। मुझे ये बात छुपाने के लिए घोषली शैडो की ओरा को थोड़ा सा यूज करना होगा, तभी जाके मैं एग्जाम पास कर पाऊंगा। तभी एग्जामिनर उसका नाम पुकारता है। ये सुनकर जुकिंग धीरे धीरे ट्रायल स्पिरिट स्टोन की तरफ बढ़ने लगता है। जुकिंग जैसे ही अपना हाथ स्पिरिट स्टोन पर रखता है, उसकी काउंटिंग 43 पॉइंट आती है, जिसे देखकर डिकॉन निराश होकर वहाँ से जाते हुए कहते हैं, इस ग्रुप में किसी के पास भी रिमार्केबल स्ट्रेंथ नहीं है। पर तभी अचानक स्पिरिट स्टोन तेजी से रिएक्ट करने लगती है, जिसे देखते ही एल्डर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। जुकिंग की घोषली शैडो की पावर इतनी टेरिफाइंग होती है कि वो पूरी जगह शेक होते हुए चेंज होने लगती है। जैसे ही जुकिंग पीछे मुड़ता है, उसके सामने डाइटी की आर्टिफिशियल आंख समन हो जाती है, जिसकी पावर को दोबारा फील करते हुए जुकिंग कहता है, ये तो उस डाइटी की प्रेजेंस है। उसे अपनी पास्ट के विजन्स दिखने लगते हैं, जहाँ जैसे ही उस गॉड ने अपनी आंखें खोली थी, जुकिंग की पूरी फैमिली समेत उसके आसपास के लोग, वो जगह पूरी तरह राख में मिल गई थी। जुकिंग कहता है, ये कैसे हो सकता है? भले ही ये आंख उस गॉड के पावर के सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी इसकी किलिंग इंटेंट इतनी टेरिफाइंग कैसे हो सकती है? पर जुकिंग आगे कुछ सोच पाए उससे पहले ही उसके ऊपर एनर्जी प्रेशर गिरने लगती है। ये प्रेशर इतना टेरिफाइंग होता है कि जुकिंग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये सब देखकर एल्डर डिकॉन से कहते हैं, भले ही उस डिवाइन क्रिएचर के कुछ ब्लड को इस आर्टिफैक्ट में सील कर दिया गया था, ये लड़का इसे कैसे एक्टिवेट कर सकता है? जिसके जवाब में डिकॉन कहते हैं, ये ट्रायल स्पेशली हमारे चीफ ने बनाया है। चीफ जिसे फेवर करते हैं वही इस पावर को होल्ड कर सकता है, और वैसे भी उस लड़के के पास चीफ का टोकन है। एल्डर कहते हैं, इसकी पावर तो एवरेज है, क्या वाकई में ये लड़का इस प्रेशर को झेल पाएगा? उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाती कि जुकिंग पर और भी ज्यादा 10 गुना प्रेशर पड़ने लगता है, जिस प्रेशर की वजह से जुकिंग घुटनों के बल आ जाता है। पर फिर भी वो हार नहीं मानता। जुकिंग धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है और गुस्से में कहता है, मुझे तो इवन उस गॉड ने भी अपने सामने नहीं झुका पाया, फिर तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे सामने अपने घुटने टेक दूंगा? तुम्हें क्या लगता है एक सिंगल डिवाइन पावर की विल मुझे इतना मजबूर कर सकता है? नहीं, मैंने ना ही कभी हार मानी है, ना ही मैं कभी हार मानूंगा। भले ही उस पर और भी ज्यादा प्रेशर गिरने लगता है, पर फिर भी जुकिंग अपनी जगह में डटा रहता है। उसे अपनी पास्ट फिर
से याद आने लगती है। वो लड़की, उसके माँ बाप। जूकिंग गुस्से में कहता है, मैं कभी भी किसी के सामने नहीं झुक सकता। इतना कहकर वो धीरे धीरे खड़ा होने लगता है और अपनी सी माउंटेन आर्ट को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से पूरा फॉर्मेशन ब्रेक हो जाता है और उस पे लगा हुआ प्रेशर हट जाता है। ये सब देखकर कुछ डिसाइपल हैरानी से कहते हैं, क्या वाकई में हमारे बीच इतना स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर मौजूद था। अब हम जूकिंग को देखते हैं, जिसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। डिकॉन कहते हैं, बच्चे क्या तुम्हारा नाम जूकिंग है ना? राइट, तुम्हारी बॉडी टेम्परेचर की ब्लड मैनिफेस्टेशन लेवल पर पहुंच गई है, वो भी बस की कंडेंसेशन के 6th लेवल पर। मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें इस ट्रायल की फर्स्ट पोजीशन दी जाती है। ये सुनकर जूकिंग उन्हें ग्रीट करके अपना रेस्पेक्ट शो करता है। डिकॉन अनाउंस करते हैं कि जिसने भी ट्रायल पास किया है उन सबको 1000 कंट्रीब्यूट पॉइंट दिए जाएंगे, और क्योंकि जूकिंग ने फर्स्ट प्लेस हासिल किया है इसलिए उसे रिवार्ड के तौर पर 10,000 कंट्रीब्यूट पॉइंट दिया जाता है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लिजी मेई कहती है, क्या 10,000 पॉइंट? जूकिंग अपने मन में सोचता है कि जुइतोंग तो काफी जीनियस प्लेस है। तभी डिकॉन कहते हैं, बाकी के सभी डिसाइपल सेकेंड ट्राइब को प्रोसीड करो। फिर वो जूकिंग को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम जूकिंग और डिकॉन को की जुइतोंग के 7th पीक एरिया में देखते हैं। चारों तरफ फैली हुई डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करते हुए जूकिंग धीरे से कहता है, वाकई इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी बिल्कुल प्योर है। यहाँ एलियन ट्रांस का नामो निशान तक नहीं है। अगर मैं यहाँ कल्टीवेशन करूँ तो मेरी स्ट्रेंथ तेजी से इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही डिकॉन उससे देखते हुए पूछते हैं, कीफेंग सिटी तुम्हें कैसी लगी? जूकिंग जवाब देता है, पीसफुल, बस इतना ही। डिकॉन हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, दिन की रोशनी में हर जगह पीसफुल लगती है, लेकिन जैसे ही रात होती है कीफेंग सिटी पूरी तरह से बदल जाता है। याद रखना, रात के वक्त माउंटेन के नीचे जाना अपनी जान दाव पर लगाने की बराबर है। यहाँ कंट्रीब्यूशन पॉइंट तुम्हारी लाइफ के इक्वल हो जाते हैं। अगर तुम समझ नहीं पाए तो यहाँ जिंदा रहना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तभी अचानक वो तीनों डिसाइपल्स वहाँ आ पहुँचते हैं जो सेकेंड ट्रायल पास कर चुके थे। उन्हें देखकर डिकॉन उन चारों के सामने एंशिएंट ओशन फॉर्जिंग स्क्रिप्चर्स समन करते हैं और कहते हैं, इसे प्रैक्टिस करो और याद रहे, अगर किसी ने भी इसे लीक करने की कोशिश की तो अंजाम तुम सोच भी नहीं सकते। जितनी गहराई से तुम इसे मास्टर करोगे उतना ही बड़ा रिवार्ड तुम्हें दिया जाएगा। फिर वो दूर समुद्र की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ये 7th पीक नानहुआंग स्टेट का सबसे बड़ा पोर्ट है। यहाँ से हर वक्त स्पिरिट शिप्स गुजरती रहती है, लेकिन एक स्पिरिट शिप की कीमत 1 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट होते हैं, यानी लगभग 100 स्पिरिट स्टोन के बराबर। ये सुनकर जूकिंग सोचता है, वज्रा सेट से मुझे 110 स्पिरिट स्टोन मिले थे और मेरे पास 30 प्यूरिफाइंग डस्ट एलिक्सर भी है। अगर सब जोड़ दूं तो मेरे पास लगभग 200 स्पिरिट स्टोन के बराबर रिसोर्सेस हो जाएंगे। तभी डिकॉन फिर से बोलते हैं, स्पिरिट शिप सिर्फ एक व्हीकल नहीं, ये तुम्हारा घर और तुम्हारा बैटल पार्टनर के साथ साथ एक पावरफुल कल्टीवेशन बूस्टर ट्रेजर भी है। इसी बीच जा किनपेंग आगे बढ़ता है और एक तालिस्मान दिखाते हुए कहता है, सीनियर, मैं एक स्पिरिट शिप खरीदना चाहता हूँ। डिकॉन उस तालिस्मान को गौर से देखते हैं, फिर हल्की सी हैरानी के साथ कहते हैं, ये तो सेकंड पीक का स्पिरिट नोट है। ये कहकर वो नोट अपने पास रख लेते हैं। साइड में खड़ी जाओ युई तुरंत जा किनपेंग से फ्लर्ट करते हुए बोलती है, यंग मास्टर, आप तो काफी रिच निकले। कल तो अगर आप एक ग्रेट कल्टीवेटर बन जाओ तो हमें भूल तो नहीं जाओगे? जा किनपेंग हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, नहीं, मैं तुम्हें याद रखूंगा। उनका ये नाटक देखकर जूकिंग सीधा डिकॉन की तरफ देखकर कहता है, मैं भी एक स्पिरिट शिप खरीदना चाहता हूँ, और उसके हाथों में कीमत की पूरी रकम थी। ये देखकर लिजी में धीरे से कहती है, तो तुम भी काफी अमीर हो। डिकॉन बिना कुछ कहे अपने बैग से 2 छोटी बोतल निकालते हैं जिनमें सील्ड स्पिरिट शिप होती है। उनमें से एक वो जूकिंग को दे देते हैं। जैसे ही जूकिंग बोतल लेता है, जियाओई फिर उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन जूकिंग तुरंत एक कदम पीछे हट जाता है। ये देखकर जियाओई का चेहरा उतर जाता है। डिकॉन सभी से कहते हैं, हर स्पिरिट शिप का अपना एक ब्रेथ होता है, डॉक पर जाओ, तुम्हारी शिप खुद तुम्हारे जेट स्लिप के साथ रजिस्टर हो जाएंगे। फिर वो वार्निंग देते हैं, और याद रहे, कल तुम सबको अपने अपने डिपार्टमेंट में जाकर रिपोर्ट देनी होगी। अब तुम सब माउंटेन के नीचे जा सकते हो। जूकिंग अपने जेट स्लिप निकाल कर देखता है और उसे पता चलता है कि वो क्राइम डिवीजन का एक मेंबर है। सीन धीरे धीरे शाम की तरफ शिफ्ट होता है। जैसे ही अंधेरा अपने पैर पसारना शुरू करता है, पूरी मार्केट का माहौल बदल जाता है। जो जगह दिन में जिंदा लग रही थी वही अब खौफ से भर जाती है। लोग बिना पीछे देखे अपने घरों की तरफ दौड़ते हैं। दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद, और कुछ ही पलों में पूरी जगह सुनसान हो जाती है। इस सब के बीच सिर्फ जूकिंग अकेला खड़ा रहता है। तभी उसकी नजर आगे बढ़ते हुए कुछ कल्टीवेटर्स पर पड़ती है। उनके चेहरे पर साफ लिखा होता है, ये लोग सीधे नहीं शिकार करने वाले हैं। जूकिंग उन्हें इग्नोर करके
करके आगे बढ़ता है, पर अगले ही पल एक खौफनाक मंजर उसके सामने खुल जाता है। एक कल्टीवेटर गलती से दूसरे सोए हुए कल्टीवेटर से टकराता है और बिना एक पल सोचे दूसरा कल्टीवेटर अपनी तलवार निकालकर उसे बेरहमी से जान से मार देता है और वो उसका जेट स्लीप उठाकर उसके सारे कंटिन्यूएशन पॉइंट अपने जेट स्लीप में ट्रांसफर कर लेता है। पर शिकार करने वाले को कहाँ पता था पीछे से एक तीसरा कल्टीवेटर आता है और सीधा उसके सिर पर वार करके एक ही स्ट्राइक में उसे भी जान से मार देता है और वो जेट स्लीप उठाकर वहाँ से भाग जाता है। ये सब देखकर ज़ूकिंग धीरे से बोलता है, सच में ये जगह दिन और रात में दो अलग दुनिया बन जाती है। आगे बढ़ते हुए उसे पिंजरों में बंद अजीब क्रिएचर्स नजर आते हैं। जहाँ उनके ऊपर उनके मालिक बैठे थे वहीं पास में दो लोग बात कर रहे होते हैं। दिन ब दिन इस सिटी में मौजूद हर चीज की कीमत बढ़ती जा रही है। दूसरा आदमी गुस्से में अपना खाना जमीन पर फेंक देता है और कहता है हम दिन रात मेहनत करें और बदले में अपनी 30 कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी उन्हें दे दे सिर्फ इस घटिया जगह में जिंदा रहने के लिए। जमीन पर गिरा हुआ खाना एक बूढ़ा आदमी रेंगते हुए आता है और उसे जल्दी जल्दी खाने लगता है। ज़ूकिंग बस उन्हें देखकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। चलते चलते वो बांकवान रोड पर पहुँच जाता है। ये जगह और भी ज्यादा खामोश थी, जैसे वहाँ हवा भी रुक कर चलती हो। तभी उसकी नजर एक रेस्टोरेंट पर पड़ती है जो कि पूरी तरह से एक पुराने टेम्पल की जैसी थी। अचानक ज़ूकिंग के पीछे से एक लड़की दौड़ते हुए उसकी तरफ आती है और उसके पीछे कुछ कल्टीवेटर पड़े होते हैं क्योंकि वो लड़की जियाओलुओ ने उनका सामान चोरी किया था। जियाओलुओ सीधा ज़ूकिंग को देखकर कहती है मुझे ट्रेजर मिल गया है, चलो यहाँ से निकलते हैं। पर जैसे ही उसकी नजर ज़ूकिंग की आंखों से टकराती है वो उसकी किलिंग इंटेंट को महसूस करके पूरी तरह से घबरा जाती है और बिना एक पल गवाए वो वहाँ से भाग जाती है। ज़ूकिंग उसे जाते हुए देखता है पर रोकता नहीं। तभी पीछे से एक कल्टीवेटर उससे सवाल करता है क्या तुम उस लड़की के साथी हो? ज़ूकिंग ठंडे लहजे में साफ इनकार कर देता है, पर उनमें से एक कल्टीवेटर कहता है बकवास बंद करो बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब हमें दे दो। अगले ही पल बिना वार्निंग के वो ज़ूकिंग पर अपने तलवार से हमला कर देता है, पर ज़ूकिंग उस अटैक को आराम से डॉज करता है और उसकी तलवार उससे लेकर ज़ूकिंग उसे वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। बाकी के कल्टीवेटर्स रिएक्ट भी नहीं कर पाते और कुछ ही पलों में सब के सब ज़ूकिंग के हाथों मारे जाते हैं, जैसे ये कोई लड़ाई नहीं बल्कि एक सफाई हो। ये देखकर उनका एक साथी डर के मारे भागने लगता है, लेकिन ये देखकर ज़ूकिंग पास पड़ा सोर्ड को उसकी तरफ किक कर देता है। सोर्ड सीधा जाकर उसके पैर में घुस जाती है और वो इंजर्ड होकर जमीन पर गिर जाता है। ज़ूकिंग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर डर के मारे वो कल्टीवेटर चिल्लाकर कहता है रुको, मैं नाइट किंग को सर्व करता हूँ, मेरे पास मत आना। ये नाम सुनते ही ज़ूकिंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो अपना डैगर निकालता है और बिल्कुल शांत आवाज में कहता है तो फिर तुम गलत आदमी को धमकी दे रहे हो। अगले पल और सब खत्म। ज़ूकिंग कुछ देर तक वहाँ खड़ा रहता है जैसे वो कुछ सोच रहा हो, पर तभी उसके पीछे से एक ओल्ड पर्सन आकर कहता है क्या तुम इन डेड बॉडीज को मुझे बेचना चाहोगे? उस पर्सन की किलिंग इंटेंट महसूस करते ही ज़ूकिंग बिना एक पल गवाए पीछे हट जाता है। वो ओल्ड पर्सन उससे फिर से कहता है उनकी बॉडीज को मुझे दे दो और मैं तुम्हें अपने रेस्टोरेंट में एक रात के लिए फ्री में रहने दूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है बच्चे? पर ज़ूकिंग उसकी डील को इनकार करते हुए बाकी के डेड बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सब देखकर रेस्टोरेंट का ओनर कहता है ये तो काफी शर्म की बात है, फ्रेश बॉडी ही मेरे लिए परफेक्ट है। ज़ूकिंग हंसते हुए सवाल करता है आखिर आप डेड बॉडीज का क्या करने वाले थे? जवाब में ओनर कहता है मैं उनकी बॉडीज से सारी डेथ एनर्जी निकालकर अपने पेट व्हाइट स्नेक लिंगर को खिलाने वाला था। उसे फ्रेश बॉडी और डेथ एनर्जी काफी पसंद है, पर अब तो सब वेस्ट हो गया है। वैसे तुम मुझे न्यू डिसाइपल लग रहे हो। मैंने ऑलरेडी क्राइम डिवीजन को तुम्हारे इस करतूतों के बारे में रिपोर्ट कर दिया है। वो किसी भी मोमेंट यहाँ आते ही होंगे। जो कि तुम यहाँ पे न्यू हो, मैं तुम्हारे लिए एक्सेप्शन कर दूंगा। 100 स्पिरिट स्टोन मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें अपने रेस्टोरेंट में आज की रात रहने दूंगा और मैंने ऑलरेडी की जुतोंग से डील की है। कोई भी मेरे कस्टमर को हाथ भी नहीं लगा सकता। क्या ये तुम्हारे लिए एक सही ऑफर नहीं है बच्चे? पर तभी वहाँ पे क्राइम डिवीजन के मेंबर्स आने लगते हैं, जिन्हें देखकर ओनर कहता है वाकई में क्राइम डिवीजन तो काफी तेज निकली। बच्चे तुम तो पूरी तरह से फंस चुके हो इन डेविल्स के बीच। अब तुम क्या करोगे? अब तुम्हें तो काफी कुछ झेलना पड़ेगा। क्या तुम अब भी यहाँ रहना चाहते हो? बस तुम्हारे लिए डिस्काउंट लगाकर हुए पूरे 100 स्पिरिट कॉइंस एक रात के लिए। पर इतने में ही ज़ूकिंग को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। ये सब देखकर ओल्ड पर्सन 180 डिग्री टर्न मारते हुए कहता है ऑफिसर मैंने ही आप सभी को यहाँ पे बुलाया है। इस बच्चे ने बिना किसी रीजन के मासूम लोगों को जान से मार दिया है। इतना सुनते ही सभी ऑफिसर्स ज़ूकिंग के करीब जाने लगते हैं। ये देखकर ज़ूकिंग थोड़ा परेशान हो जाता है, पर तभी एंट्री होती है क्राइम डिवीजन के कैप्टन की, जो अपने हाथ में एक एप्पल लिए हुए उसे खाने लगता है और ज़ूकिंग की तरफ बढ़ने लगता है। उन सबको देखते ही ज़ूकिंग अपने डैगर को कसकर पकड़ लेता है। अब हम क्राइम डिवीजन के कैप्टन को देख पाते हैं, जो ज़ूकिंग को बड़े ही गौर से देखने लगता है और थोड़ी देर बाद उससे सवाल करता है क्या तुम ही नहीं इन सबको मारा है? जिसके जवाब में ज़ूकिंग कहता है
मैंने इन्हें अपने सेल्फ डिफेंस के लिए मारा है। इतना कहकर दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिक जाती है। जैसे ही जूकिंग अपने डैगर को हल्का सा नीचे करता है, ये देखते ही कैप्टन फुल स्पीड के साथ जूकिंग के पीछे जाकर उसके हाथों को पकड़ लेते हैं। कैप्टन को अपनी इतने नजदीक देखकर जूकिंग पूरी तरह से घबरा जाता है, पर जूकिंग हिम्मत करते हुए अपने डैगर को घुमाते हुए कैप्टन पर एक स्नीक अटैक कर देता है। इस हमले को कैप्टन आसानी से डॉज करके वापस से पीछे हट जाते हैं और जूकिंग का जेट स्लिप ऊपर की ओर उठाते हुए कहते हैं, मुझे तो बस तुम्हारी ये जेट स्लिप देखना था। इतना कहकर वो जैसे ही उस जेट स्लिप में क्राइम डिवीजन का नाम देखते हैं, वो जूकिंग से कहते हैं, मेरे भाई तुम तो हमारे ही डिवीजन से बिलोंग करते हो, फालतू में ही तुमने मुझे परेशानी में डाल दिया है। ये कहकर कैप्टन जूकिंग को उसका जेट स्लिप वापस कर देता है। कैप्टन तेज कदम बढ़ाते हुए ओनर के सामने रुकते हैं और कहते हैं, तुमने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी, उसकी वजह से हमारे ऑफिशियल बिजनेस को काफी नुकसान हुआ है, इसका हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ेगा। 100 स्पिरिट कॉइंस। ओनर तुरंत झुककर हाँ में हाँ मिलाता है, जी बिल्कुल बिल्कुल। कैप्टन उसकी बात काटते हुए कहता है, और याद रखना अगर तुमने ये कीमत नहीं चुकाई और तुम्हारा ये रेस्टोरेंट यही बंद कर दिया जाएगा। ये सुनकर ओनर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो घबरा कर कहता है, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह तक मैं सारे पैसे चुका दूंगा। तभी पीछे खड़ा हुआ जूकिंग धीरे से बोलता है, 1000 स्पिरिट कॉइन। जो सुनते ही वो दोनों पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। कैप्टन और ओनर दोनों एक साथ उसकी तरफ मुड़ते हैं। जूकिंग धीरे से कहता है, ये बूढ़ा मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। जो सुनते ही कैप्टन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से कहता है, लगता है आज तुमने सीधा एक ऑफिसर को ही लूटने की कोशिश की है। क्या सिर्फ रेस्टोरेंट बंद करना काफी नहीं होगा तुम्हारे लिए? चलो इस बात का ठीक से एक्सप्लेनेशन मुझे दो। ओनर का गला सूख जाता है और वो कहता है, 1000 स्पिरिट कॉइन ये मेरी औकात से बाहर है, पर फिर भी मैं कल तक सब अरेंज कर दूंगा। कैप्टन ले जूकिंग के पास आकर हल्की सी हंसी के साथ कहता है, बच्चे तुम तो काफी तेज निकले। ओनर गुस्से में जूकिंग से बोल पड़ता है, तुम क्राइम डिवीजन के एक मेंबर हो, ये बात तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताई? जो सुनकर जूकिंग जवाब देता है, आपने तो पहले मुझे पूछा ही नहीं था। ये सुनते ही ओनर का चेहरा और सख्त हो जाता है। वो गुस्से में अपने रेस्टोरेंट के दरवाजे तक जाते हैं और जोर से बंद करते हुए कहते हैं, आज के बाद इस जगह के आसपास भी मत दिखना। सीन शिफ्ट होता है पोर्ट पर। जूकिंग खड़ा समुद्र की तरफ देख रहा होता है। जूकिंग अपनी किलिंग लिस्ट निकाल कर कहता है, मुझे जल्द से जल्द बहुत सारे पैसे कमाने होंगे। वो धीरे से अपनी नजर ओशन फोर्जिंग स्क्रिप्चर पर डालता है, फिर बिना कुछ कहे अपने शिप के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो तुरंत कल्टीवेशन करते हुए ओशन फोर्जिंग स्क्रिप्चर को प्रैक्टिस करने लगता है। कुछ देर की लगातार कोशिश के बाद उसके आसपास वाटर क्रिएट होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे जूकिंग के हाथों के इशारों से वाटर फ्लो होने लगती है, जैसे वो सब जूकिंग का हुक्म मान रहे हो। जूकिंग धीरे से कहता है, तो ये है ओशन फोर्जिंग स्क्रिप्चर की असली ताकत। खाली स्पेस में भी वाटर क्रिएट किया जा सकता है। सच में ये ओशन फोर्जिंग स्पेस काफी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट स्टेप में मुझे स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग वाटर एलिमेंट को कंट्रोल करते हुए उसे कोई भी ऑब्जेक्ट के शेप में लाना होगा। इतना कहते ही जूकिंग वाटर एलिमेंट से कई सारे बर्ड्स क्रिएट कर देता है और हैरानी से कहता है, तो ये है ओशन फोर्जिंग आर्ट। और तभी उसके सामने ओशन फोर्जिंग मिरर समन हो जाती है, जिसे देखकर जूकिंग हैरानी से कहता है, मैं कभी भी इस मिरर में खुद को हाइड कर सकता हूँ। ये तो मेरी सर्वाइवल के लिए काफी अच्छी प्लेस है। इतना कहकर वो नहाने लगता है, जहाँ उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल वेल शेप में थी। और जैसे ही हमें पता है जूकिंग वैसे भी काफी हैंडसम है, बस उसके चेहरे पर हल्की सी कट लगा हुआ है। फिर जूकिंग अपना न्यू डिसेबल क्लॉथ पहनकर रेडी हो जाता है और शिप से बाहर सूरज को निकलते हुए देखकर खुद से ही कहता है, अब से मेरी जिंदगी को मैं पूरी तरह से शुरुआत से स्टार्ट करूंगा। सी माउंटेन आर्ट मेरे बॉडी टेम्परेचर के लिए परफेक्ट है और ओशन फोर्जिंग आर्ट मेरे कल्टीवेशन के लिए। और इवन की मैंने ऑलरेडी एक ही रात में ओशन फोर्जिंग स्क्रिप्चर के 5th लेवल को अचीव कर लिया है। अब फिलहाल मैं सी माउंटेन आर्ट को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। अब टाइम आ गया है क्राइम डिवीजन को जाकर मैं रिपोर्ट करूँ। फिर जूकिंग पहुँच जाता है क्राइम डिवीजन के हॉल के पास और वो कहता है, इस जगह की किलिंग इंटेंट वाकई में बेहद खतरनाक है, जिसकी इफेक्ट जूकिंग पर भी होती है। पर तभी हॉल का गेट खुल जाता है और यहीं से शुरू होने वाली थी जूकिंग की असली जर्नी। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।